नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बैनर्जी। हम अभी कुछ बात करेंगे। शायद आज खाली मैं उसका इंट्रोडक्शन ही दे सकता हूँ। किस विषय पे बात करेंगे? कुछ हम बात करेंगे अर्ध सत्य, हाफ ट्रूथ। अर्ध सत्य हम बहुत पहले एक पिक्चर था। शायद मैं जब कॉलेज में था, कितने साल हो गए, करीब 40-50 साल पुराना पिक्चर है अर्ध सत्य, ओम पुरी का। वो पिक्चर का जो ये था, प्लॉट था, वो था कि पुलिस और पॉलिटिक्स। वो आप लोग देख सकते हैं फिर से, अर्ध सत्य। और 40-50 साल पुराना पिक्चर, काफी फिल्म फेयर अवार्ड अवार्ड में शायद मिला था। ओम पुरी, मीता पाटिल शायद थी, और सदाशिव अंबरपुरकर। एक से एक कलाकार थे। आर्ट मूवी, जिनको कि पहले आर्ट मूवी कहते थे, आ, अभी तो आर्ट मूवी से भी जा रहा है, आर्ट मेडिसिन से भी जा रहा है, आर्ट साइंस से भी जा रहा है। तो उस टाइम पिक्चर देखा था, उस टाइम इतना हमको समझ नहीं रहता है, पर पिक्चर बहुत इम्पैक्टफुल था। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने फिर से देखा उसको, अर्ध सत्य। ऐसे ही मेरे को क्या कोई ऐसा कि चलो देखा मैं, और तब मेरे को ज्यादा अच्छे से पिक्चर समझ में आया। इसी को कहते हैं विजडम। यंग एज में एक नजरिया अलग रहता है। तभी भी थोड़ा इम्पैक्टफुल लगा था। वो बेसिकली था पुलिस करप्शन, जो कि पुलिस करप्शन इन आइसोलेशन नहीं है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, पॉलिटिक्स एंड पुलिस एंड बाकी जुडिशरी भी आ जाता है उसमें, अदर पिलर्स भी आ जाते हैं, दूसरे जो संस्थान है, जिससे कि हमारा एक सोसाइटी को ये मिलता है, रक्षा मिलता है। पुलिस पॉलिटिक्स के ऊपर था। फिर मैं सोचा भाई, सभी सोचते हैं कि भाई पुलिस के ऊपर, और उसमें खैर काफी पुलिस की मजबूरियां भी बताई उसमें, कैसे इन्फ्लुएंस होता, कैसे उनके काम में बाधा होता। तो ये किताब में एक किताब पढ़ा साइंस के ऊपर। अभी मैं उसके बाद मैं मेडिसिन में चला गया। मेडिसिन में शुरू में प्रैक्टिस वाला मेडिसिन था, जो क्लिनिकल मेडिसिन है उसमें है, तो उसमें आप लग जाते हो। बाहर क्या हो रहा है, इतना आपको ना पॉलिटिक्स समझ में आता, ना बाहर का वातावरण समझ नहीं आता। कि ऐसे ही अगर आप क्लिनिकल मेडिसिन में जाओ तो आपको टाइम नहीं मिलता। 7-8 साल उसके बाद मैं अपना पब्लिक हेल्थ और एपिडेमोलॉजी, जो कि पॉपुलेशन मेडिसिन में आ गया, जो कि बड़ा डेटा बड़ा है। उसमें थोड़ा हमारा नज़रिया खुलना चालू होता है, क्योंकि हम बड़ा पैटर्न देखते हैं। और उसके बाद भी काफ़ी दिनों तक हम काम किया उसमें। फिर हमने रिसर्चर का काम किया, रिसर्च हमने सिखाना चालू किया उसमें। एक बहुत जो पिछले कुछ दशकों से आए हैं, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, उससे हम भी बहुत प्रभावित हो गए। और हम भी काफ़ी प्रभावित हो गए, और अभी भी काफी लोग प्रभावित है। और अभी भी आप सुनते होंगे, बात बात में पॉलिटिशियन से लेके साइंटिस्ट से लेके ये से एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कहते हैं। साइंटिस्ट, साइंस इज सेटल्ड, प्रूफ, डेटा वगैरह, स्टडी। अभी जैसे कहीं कुछ शंका आता है कि भाई ये इससे कुछ हानि हो रहा है कि नहीं, इतने ज़्यादा यंग लोग क्यों सडन डेथ हो रहा। उसके बाद फिर एक स्टडी कर दिया जाता है और कहते हैं कि चलो साइंस इज सेटल्ड, इससे कोई एसोसिएशन नहीं पाया गया। तो एक एक समय था, एक समय था जब मैं आंख बंद करके मान लेता था कि भाई चलो, इतना अच्छा डेटा है, इतने बड़े कैलकुलेशन किए, ये स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल किया, प्रोबेबिलिटी निकाला। अब मैं कुछ टर्म्स बोलूंगा, हो सकता कि आम आदमी को समझ में नहीं आए, और कई डॉक्टर्स को भी नहीं समझ में आएंगे, क्योंकि इतना ये एक ब्लैक बॉक्स जैसे हो जाता।
जितना आप मैथमेटिक्स लगा दो, स्टैटिस्टिक्स लगा दो, उसके बाद अभी मॉडल लगाने लगे हैं, मैथमेटिकल मॉडल। उसके बाद अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाला है। तो मैं, पर मेरा जो 30-40 साल का तजुर्बा था, जो कि मैंने एक प्रकार से, गधा भी एक 40 साल कहीं काम करेगा तो उसको समझ आ जाएगा। तो मैं कोई बहुत बड़ा ब्रिलियंट नहीं था, पर मेरे को धीरे धीरे समझ में आया काफ़ी। मैंने उसमें मास्टरी हो गया, स्टैटिस्टिक्स और ये रिसर्च मेथड्स में जो थोड़े बहुत कैलकुलेशन के कॉन्सेप्ट्स हम समझने लगे। उसके बाद मेरे को इसमें कमियां समझने आई, कि- क्योंकि कमियां, जो लिमिटेशंस है, वो समझने के लिए भी बहुत टाइम लग जाता है। उसके लिए मास्टर करना पड़ता कोई चीज़ को, उसके बाद ही आप उसके ऊपर टिप्पणी कर सकते हैं। और वो मास्टरी बहुत कम लोगों के पास ही वक्त रहता। मेरे को एक, मेरा फॉर्चुनेट था, मेरा किस्मत अच्छा था कि मेरे को अनइंटरप्टेड इसमें काम करने को मिला। और अभी भी मैं ये सब चीज़ें पढ़ाता हूँ लोगों को, जो हायर स्टडीज करने आते हैं, जो रिसर्च करने आते हैं, जो पीएचडी करने आते हैं। क्योंकि वो 90% लोग, 99% मैं ले लूँगा, उस पर अभी भी पूरा विश्वास है उनको, जो स्टैटिस्टिक्स मेथड्स है, ये है वो है वगैरह में। पर बाद में मेरे को पिक्चर में 40 साल पहले देखा था, तो मैं समझता था ये सब अर्ध सत्य जो है, अर्ध सत्य जो है खाली पुलिस में ही होता है और पॉलिटिक्स में ही होता है, और थोड़े देर लीगल सिस्टम में भी शायद हो जाता है, क्योंकि वो भी एविडेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। उनके पास अगर लॉ सिस्टम है, जो कहता है ना, कानून अंधा है, तो लॉ सिस्टम जो है अंधा है, मतलब बैलेंस के लिए है। तो जो कि कोई एक पक्ष न ले, उसका मतलब ये है। पर उसके इसीलिए अगर मुजरिम भी आता है उसके साथ, तो उसको ऐसे करते हैं कि बराबर है, मुजरिम नहीं है, आप एविडेंस पेश करो। अगर आप एविडेंस नहीं पेश कर पाते, सबूत नहीं पेश कर पाते, तो बरी हो जाता, बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया जाता है उसको। कोई चीज़ प्रूव नहीं होता लॉ में। लॉ में खाली इनोसेंस को डिस्प्रूव करना पड़ता है। अगर इनोसेंस को डिस्प्रूव नहीं कर पाएंगे तो दे दिया जाता। क्योंकि अगर आप किसी इनोसेंट, जिसने क्राइम नहीं किया है, जिसने कत्ल नहीं किया है, या जिसने कोई गुनाह नहीं किया है, उसको अगर आप फांसी दे देते या सजा दे देते, तो वो ज़्यादा गलत होगा। एक बेगुनाह को अगर आप सजा मिल जाता है, और एक अगर मुजरिम छूट जाता है क्योंकि एविडेंस की कमी है, तो वो इतना बड़ा गलती नहीं है सिस्टम का। क्योंकि आप, या तो आपको किसी को गुनाहगार बताने के लिए लॉ में उसको, आपको बहुत ये होना चाहिए। तो फिर मैंने देखा ये तो लॉ में ये हम अर्धसत्य और ये वो, और भी बीच में कई ऐसे मुन्ना भाई एलएलबी और ये कई ऐसे पिक्चर देखे, इसमें भी हमको थोड़े इनपुट्स मिलते रहते। फिर मैं देखता रहा, हमारा जो रिसर्च सब्जेक्ट है वो भी तो ऐसे ही चल रहा है। उसमें कौन सा बहुत अच्छा हमको, हमारा साइंस भी अंधा ही है, क्योंकि डबल ब्लाइंड कर देते हम, दवाई देते, इसको नहीं मालूम इसको, और फिर हम देखते हैं कि ये दवाई से नुकसान हो रहा है या शायद हानि हो रहा है। कोई भी चीज़ है तो हम जैसे कानून में चालू करते हैं, इनोसेंट है, हमको अभी एविडेंस लाना। अभी हमने बताया कि हमने कोई एविडेंस, हमने टीका ले लो या कोई दवाई ले लो, ये हार्मफुल है, ये एफआईआर है, चार्जशीट है, रिपोर्ट्स आ रहा है कि इससे ये हो रहा है, तो उसको हम एफआईआर। पर जब हम जैसे कोर्ट ऑफ लॉ में केस पेशी होता है, ऐसे रिसर्च किया जाता है। जैसे अभी कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने रिसर्च किया कि इसमें, तो इसका सोच लीजिए सेशंस कोर्ट का हियरिंग हो रहा है। अब उसमें क्या है कि जब जैसे मुजरिम को बोलते हैं कि, जिसको मुजरिम एफआईआर में ये किया गया, पर जब वो कोर्ट में आता, उसको इनोसेंट मानते हैं जब तक एविडेंस नहीं कलेक्ट हो। तो सही इसी तरीके से अगर कोई नया दवाई या नया टीका, उसको मुजरिम मानते हैं कि इससे दुष्प्रभाव हो रहा है। पर जब हम रिसर्च चालू करेंगे, अच्छा रिसर्च जो होता है, उसमें हम बोलेंगे कि इससे कोई नुकसान नहीं है, हम ये मान के, नल हाइपोथेसिस जिसको कहते हैं, बराबर है दोनों, जिसने लिया वो भी बराबर है, जिसने नहीं लिया वो भी बराबर है, किसी नुकसान। तो उसके बाद फिर सबूत इकट्ठा करना है कि ये हानिकारक है। डायरेक्टली हम नहीं, हम मान के चलते हैं कि ये, इससे कोई नुकसान नहीं है। सबूत अगर बहुत स्ट्रांग हो जाए,
तब हम रिजेक्ट करते हैं। उसके लिए हम एक चांस का ये निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, पी वैल्यू जिसको कहते हैं, रिसर्चर समझेंगे। वो खाली यही बताता है कि इसके अगर दोनों ग्रुप में डिफरेंस नहीं है, जिसने ये दवाई लिया या टीका लिया और जो लोगों ने नहीं लिया, इसमें अगर कोई डिफरेंस नहीं है, तो अगर ये डिफरेंस थोड़ा दिख रहा है, कितना भी डिफरेंस दिख रहा है, ये इत्तेफाक से क्या, कोइंसिडेंस क्या हो सकता है ना, कोइंसिडेंट रिलेट कहते हैं। कोई हमने इसका दुष्प्रभाव रिपोर्ट किया, नहीं नहीं ये तो कोइंसिडेंस से है, ऐसे निकाल दिया जाता। पर अगर हम ज़्यादा सैंपल लेके हम अच्छे से स्टडी करें तो दोनों में शायद डिफरेंस है, शायद डिफरेंस नहीं है, बराबर है, दोनों में डिफरेंस नहीं है, तो ये हो जाता कि भाई ये बड़ी कर दिया गया, इससे ये दवाई या टीके से नुकसान नहीं हो रहा है। पर एक तरीका ये भी है, जैसे कोर्ट ऑफ लॉ में अगर आपने एविडेंस ही ढंग से कलेक्ट नहीं किया, सब कुछ अच्छा लगेगा, आप उसको रिसर्च पब्लिश भी हो जाएगा कि भाई ये अच्छे से रिसर्च किया, इसमें स्टैटिस्टिक्स लगाया, ये लगाया, पर आपने अगर गवाह को ठीक नहीं लाया, अगर विटनेस ठीक नहीं लाया, तो कोर्ट ऑफ लॉ में छूट जाता है मुजरिम पे। और ऐसे ही अगर आपने ठीक से जांच नहीं किया, जैसे अगर पुलिस ने अच्छे से रिपोर्ट एविडेंस नहीं कलेक्ट किया, फिंगरप्रिंट में आ गया, एविडेंस मिट गए, लोग देर से आए, एविडेंस को छुपा लिया गया, तो मुजरिम भी बच जाता है। कई ऐसे भी हियरिंग हुए हैं जहाँ जज बोलता है कि हमको मालूम है कि ये किया है, पर आप लोग का एविडेंस नहीं है, इसलिए हमको मुजरिम को छोड़ना पड़ रहा है। ऐसे केसेस हो चुके हैं, और ऐसे केसेस हमारे साइंस में भी हो रहे हैं। अगर आपने स्टडी को अच्छे से नहीं किया, जैसे पुलिस ने अगर जांच ठीक से नहीं किया, तो मुजरिम बच जाएगा। अभी आपने अंडर सम कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि आप उसमें शामिल हैं और आप ही स्टडी कर रहे हैं। कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं होता है, कम से कम कानून, जज अगर उसमें इन्वॉल्व है, जज अपने को अलग कर देता है कि मैं रिक्यूज करता हूँ, क्योंकि पर साइंस में तो साइंटिस्ट के ऊपर काफ़ी लोगों को विश्वास है, वही लोग एडवाइस कर रहे हैं, वही लोग जांच कर रहे हैं। तो उसमें अगर एविडेंस आपने ठीक से कलेक्ट नहीं किया, तो वो एस्टेब्लिश नहीं होगा कि ये अगर हानिकारक होगा भी। तो वो एक बात है, ये तो एक सिचुएशन हमने बताया। ऐसे भी नॉर्मली भी जो जैसे मैंने बोला अर्ध सत्य, तो अर्ध सत्य झूठ से भी ज़्यादा नुकसान करता है। वो पिक्चर में भी ऐसे दिखाते हैं, हाफ ट्रूथ्स, अर्ध सत्य। ये भी कहावत है, लिटिल नॉलेज इज मोर डेंजरस देन नो नॉलेज। तो मैं सोचता था ये, जैसे मैंने बताया, पर अभी मैं देख रहा हूँ कि साइंस में भी अर्ध सत्य ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। और जो अर्ध सत्य को आम जनता पत्थर का लकीर समझ रही है कि ये तो बिल्कुल अभी क्लियरेंस मिल गया, इसको क्लियरेंस मिल गया। पर अगर उसको अच्छे से देखे एविडेंस को, जैसे कोर्ट ऑफ लॉ का भी बाद में फिर से देखें, अपील करें हायर कोर्ट में, कोर्ट ऑफ लॉ में देखेंगे तो पता चलेगा कि एविडेंस आपने ठीक से कलेक्ट ही नहीं किया। आपने जैसे करना चाहिए। तो ये तो एक जानबूझ के भी होता है, और एक ऐसा भी होता है कि जो परफेक्ट, जो एविडेंस मेडिसिन का जो सिस्टम है, उसके ऊपर अभी काफी ये आ रहा है, लैक ऑफ ट्रस्ट आ रहा है। लैक ऑफ ट्रस्ट ये नहीं कि एक तो बेईमानी हो गया, या एक तो मतलब जानबूझ के आप सच को छुपा रहे हो, अर्ध सत्य। कुछ पॉलिटिकल प्रेशर है, कुछ कमर्शियल प्रेशर है, और मेडिसिन में ही आने लगे हैं। तब मेरे को धीरे धीरे लगा कि यार ये जो अर्ध सत्य है, ये खाली पुलिस पॉलिटिक्स नहीं है। अभी पुलिस पॉलिटिक्स से ज़्यादा अभी पॉलिटिक्स पैंडेमिक मेडिसिन में आ रहे हैं, अर्ध सत्य। और इसमें जनहित काफ़ी इससे प्रभावित हो रहा है, ह्यूमैनिटी या जन को नुकसान हो सकता है इसमें। और ये इसमें एक तो मेथड्स जो है, ये तो एक तो है कि भाई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, किसी को कोई चीज़ को छुपाना है। अ, ऐसा है अभी का जो साइंस है, मेथड्स जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन को आप मिसयूज कर सकते हो, स्टैटिस्टिक्स को मिसयूज कर सकते हो। और नंबर जब मिलता है, दिखता है, तो लोगों को लगता है कि बिल्कुल ये तो एग्जैक्ट है। फिर नया एक है कि आप कोई भी चीज फीड करो और मॉडल्स बना दो। वो तो मॉडल्स तो इवन जो ऑनेस्ट मॉडलर्स है, वो खुद कहते हैं कि मॉडल का खाली 15 दिन का ही सेल्फ लाइफ है, आगे का हम इतना प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतने वेरिएबल्स आ जाते हैं रियल लाइफ में कि। पर अभी मॉडल से ही महामारी प्रिडिक्ट हो रहा है, मॉडल से बताया जा रहा है कि एक दवाई ने इतना जाने बचाई।
एक इतना ये हो जाता, और उसको बहुत इससे माना जा रहा है, उसको भी मिसयूज किया जा रहा है। इसके अलावा भी मेरे पास दो किताबें हैं जो कि कहता है कि अभी जो हम यूज करते हैं, इसको हम नंबर वन पे नहीं रख सकते, इसको हम मदद के लिए रख सकते हैं। अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी रहता है। मेडिकल साइंस इकोनॉमिक फील्ड से आया है, ये जो स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करना, आंकड़े का इस्तेमाल करना। इकोनॉमिक्स फील्ड भी बहुत अनसर्टेन है, और मेडिकल फील्ड में बाद में अप्लाई किया। शुरू में स्टार्टिंग किया था आज से 50-100 साल पहले, एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद 100 साल पहले। R A फिशर ने, उन्होंने एग्रीकल्चर में यूज़ किया था ऐसे प्रिडिक्टिव मॉडल्स और स्टैटिस्टिक्स, जो अभी बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा हेल्थ साइंसेज में, मेडिसिन में। उन्होंने इस्तेमाल किया था अपने सीड्स के ऊपर एग्रीकल्चर में। उसको फिर इकोनॉमिक्स में इस्तेमाल किया, काफ़ी कुछ गड़बड़ हो गया उसमें इकोनॉमिक, क्योंकि वो इतने वेरिएबल्स रहते हैं इकोनॉमिक्स में कि क्लीन मैथमेटिक्स से हम कई बार गलत दिशा में चले जाते हैं। इकोनॉमिक क्रैश भी हुआ था, कई बार इकोनॉमिक क्रैश हुआ, बड़े बड़े कंपनी ये हो गए। उसके ऊपर ये जो रैंडम थ्योरी के ऊपर स्टैटिस्टिक्स, जो अभी थोड़ा मेरे को लगता मुश्किल है, पर मैं धीरे धीरे और भी इसके समझाऊंगा थोड़े थोड़े पॉइंट्स। आज मैं खाली इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि इससे जो हमको मैथमेटिक्स और आंकड़े बहुत सॉलिड लगते हैं, पर वो कैसे बनाते हैं, कौन से मॉडल उसको ये करते हैं। जैसे अभी आप कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ का एक कर्व बना लेंगे हम, स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व जिसको कहते हैं, कि 95% वैल्यू यही आ रहा है। पर दुनिया इतना नीट नहीं है, ये कहना है। जो लोग ने इसका आलोचना किया है, बड़े बड़े स्टैटिस्टिशियन, बड़े बड़े मैथमेटिशियन, बड़े बड़े ये, दो किताब मैं अभी बताऊंगा। उन्होंने बताया कि ये हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, इसको हम कॉम्प्लेक्स चीज को हम सिंप्लीफाइड कर रहे हैं एक मॉडल बना के। ये सबसे मॉडल, ये भी एक मॉडल है जो स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व है, जिसके ऊपर हमारे पूरे स्टैटिस्टिकल प्रिडिक्शंस बनते हैं। इट इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स थिंग। कभी फिट हो सकता है, मैनी टाइम्स ये ऑफ द मार्क भी जा सकता है। तो ये जो इकोनॉमिक प्रिडिक्शंस काफ़ी गलत हो गए, मार्केट काफ़ी क्रैश हो गए, उसके ऊपर आलोचना किया है। ये काफ़ी स्टॉक मार्केट में थे, ये प्रोफेसर भी रह चुके हैं, ये नसीम निकोलस तालेब, फूल्ड बाय रैंडमनेस। इन्होंने एक किताब है, इसमें से भी मैं कुछ चैप्टर पढ़ूंगा। इनका मैं काफ़ी किताबें पढ़ा था, काफ़ी ब्रिलियंट है। नसीम निकोलस तालेब, इन्होंने ब्लैक स्वॉन लिखा है, फूल्ड बाय रैंडमनेस लिखा है। ये कि आपका जो कर्व आप देख रहे हो, पर कई बार एक्सट्रीम इवेंट्स हो जाते हैं जिससे कि आपका पूरा जितने भी प्रिडिक्शंस है वो बिल्कुल गलत हो जाते हैं। तो पर इनका महामारी के टाइम ये खुद फूल्ड हो गए थे। इन्होंने जो महामारी पैंडेमिक को सही में बहुत जानलेवा समझा, सही में एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस समझा। और तब सबसे गलती होती है तो मेरे को तब थोड़ा थोड़ा मेरा श्रद्धा इनके लिए थोड़ा कम हो गया। पर इनके जो किताबें लिखी थी पहले, वो बहुत अच्छा लिखा था। तो इनसे जो ये लिमिटेशंस बता रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स को, तो ये इकोनॉमिक में फेल हो गया। और मेडिसिन में भी इसका लिमिटेशंस बहुत है। और अभी क्या है कि जब ये नया नया यूज हुआ था तो बहुत एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में ये इसका नींव बन गया। स्टैटिस्टिकल एविडेंस या स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस है, स्टैटिस्टिकल मॉडल वो नॉर्मल। और ये है, इसका बहुत काफ़ी प्रोग्रेस करा है, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल मैंने अनाधुन मेडिसिन से थोड़ा इम्प्रूव कराया। पर इसके ऊपर अभी क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा ये दिया जा रहा है इसके ऊपर इम्पोर्टेंस। उसमें ये लिमिटेशंस को हम भूल रहे हैं। ये एक किताब मेडिसिन से रिलेटेड जो है, उसका एक किताब मेरे को कुछ साल पहले हाथ लगा था, तो मैं एक बार पढ़ के रख दिया था। अभी मैं फिर से थोड़ा थोड़ा पढ़ा, लगा कि यार इससे बहुत कुछ अभी जो हम देख रहे हैं, वो जो अर्धसत पिक्चर देखा था उसमें, और अभी साइंस में भी अर्धसत हो रहा। और ये किताब मेरे को बहुत अच्छा लगा। इसका टाइटल है विलफुल इग्नोरेंस, द मिस मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। आप देख रहे हैं ये बड़ा पॉपुलेशन है, अब इसमें इतना अनसर्टेंट है, इतना वास्ट है, इसमें से हम सिंप्लीफाई करके कुछ लोग से हम सैंपल लेके अगर हम प्रोजेक्ट करेंगे, तो वी में मिस द बिग पिक्चर। मतलब मैं आपको अभी थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, बाद में हम इसमें एक एक कुछ अंश में फिर से अलग से इसका ये बनाऊंगा, सेशन बनाऊंगा। तो ये क्या कह रहे हैं कि विल, एक दो वर्ड है इसमें, एक तो विलफुल इग्नोरेंस है, दूसरा है मिस मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी।
अनसर्टेनिटी हमको मालूम नहीं है कोई चीज़ अच्छे से, और हम उसको मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हम मिस मेजर कर रहे हैं कई बार। और दूसरा क्या है, विलफुल इग्नोरेंस। विलफुल इग्नोरेंस मतलब जानबूझ के हम कोई चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। जो चीज़ हमको हमारे जो नीट मॉडल में फिट नहीं कर रहा है, उसको हम बिल्कुल मैंने जानबूझ के इग्नोरेंस, हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो हमारे को एक क्लीन नैरेटिव बन जाता है कि जिस नैरेटिव को हमको चलाना है। अब इसमें क्या है, पेपर छप जाते हैं, बहुत अच्छे पेपर, बड़े टॉप जर्नल, और लोग इसको फाइनल एविडेंस लेते हैं, पीयर रिव्यू भी हो जाता है। अरे रिव्यू कौन करता है, कोई हमारे ही लोग करते हैं रिव्यू, उनके भी लिमिटेशंस रहते हैं। वो कोई ऐसा नहीं होता कि वो पूरा उससे कोई ये मिल गया है, कोई शुद्धि मिल गया उसको, शुद्धिकरण हो गया पीयर रिव्यू में। दो रिव्यूअर के पास जाते हैं, चार के पास जाते हैं, दो ने कर दिया, निकल जाता है वो। और अगर सब कुछ मेथड्स भी ठीक है, सब कुछ ये भी ठीक है, पर अगर आपके थोड़ा सा भी डिजाइन में थोड़ा आगे पीछे हो गया, तो पूरा रिजल्ट दूसरी तरफ जा सकता, अर्ध सत्य हो जाता है। और कई बार क्या होता है, जानबूझ के, ये मेरे को एक और बहुत अच्छा किस्सा याद आ गया, ये तो ये भी इतने ही साल पुराना ले लीजिए। अर्ध सत्य जब देखा था मैं, उसके बाद मैं नया नया सर्विस ज्वाइन किया था। नया नया मैंने विजय सुपर स्कूटर खरीदा था, उस टाइम विजय सुपर था। उसको मैं सर्विसिंग में ले जाता था, जो 3 महीने 6 महीने वो सर्विसिंग स्टेशन में। मैं सर्विसिंग करा के आया संडे को, तो मेरे साथ ही मेस में एक इंजीनियर रहता था। वो बोला, यार तुम सर्विसिंग में जा रहे, देखो मेरे, मैंने भी खरीदा है। वो उसका पास बुलेट था, बड़ा सा रॉयल रॉयल एनफील्ड उस टाइम। बोलता मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं देखो खुद अपना गाड़ी का सर्विसिंग कर लेता हूँ। उसने पूरा अपना गाड़ी खोल दिया, बुलेट, वो मेरे को दिखाने के लिए, देखो मैं कितना। मैं भी सोचा यार ये तो इंजीनियर है, इसको तो सब मालूम है, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं चला ह्यूमन बॉडी नहीं मालूम, तो अपना स्कूटर तो मेरे को सर्विसिंग स्टेशन में ले जाना पड़ता है। तो उसने पूरा अपना खोल दिया। और सुबह खोला, शाम हो गया, अंधेरा हो गया रात को, वो सब लगा रहा है। वो पूरा खोल के फिर सब फिक्स करके, सबको उसने जो भी ग्रीजिंग वीजिंग करना, जो भी करते सर्विसिंग में, खुद किया उसने। और बंद कर दिया सब कुछ, और एक छोटा सा एक ऐसा कुछ प्लेट रखा था उसमें। उसमें मैं जब देखा, मैंने बोला यार इसमें तो ये काफी पार्ट्स यहाँ छूट गए तुम्हारे, तुमने तो सब बंद कर दिया। वो भी चौंक गया, अरे वो देखा ही नहीं। बोलता, अरे ये यार इन लोग कुछ एक्स्ट्रा दे देते हैं, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब वो, उसको वो नजरअंदाज कर दिया। उसके बाद वो उसका मोटरसाइकिल अगले दिन स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, चल ही नहीं रहा है। क्यों नहीं, वो जरूरी पार्ट्स थे, चाहे छोटे हो ये हो। फिर ढकेल के ले गया सर्विस स्टेशन, फिर उन्होंने किया, फिर गाड़ी चला। तो क्योंकि उसको उसको फिट नहीं हुआ, उसको उसके बारे में मालूम नहीं, उसने इग्नोर कर दिया। हम भी ऐसा करते हैं, हमको जो समझ में नहीं आया ह्यूमन बॉडी के बारे में, हमने मॉडल बना दिया, हम उसको फिट कर रहे हैं मशीन जैसे। अब कई चीजें हमारे लिए, कुछ ह्यूमन बीइंग अलग बिहेव करते हैं, कुछ को रिएक्शन हो जाता, कुछ हो जाता, मेजोरिटी को रिएक्शन नहीं हुआ। हमने मेजोरिटी के ऊपर अपने स्टैटिस्टिकल मॉडल बना लिए, और उसको हमने नजरअंदाज नहीं, वो तो कोइंसिडेंटल है। पर हमारा ह्यूमन बीइंग क्या है कि कुदरत है, कुदरत का कमाल है। अपना अंदर पावर्स है कि कुछ गलती भी कर देता है डॉक्टर, कुछ दवाई देता है, कुछ ज़्यादा दे दिया, कुछ कम। मेजोरिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग सर्वाइव बिकॉज ऑफ नेचुरल इम्यूनिटी, नेचुरल पावर्स ऑफ हीलिंग, पता नहीं चलता है। मोटरसाइकिल हुआ, एयरक्राफ्ट हुआ, नीचे गिर जाता है। स्कूटर गिर जाता है, स्कूटर स्टार्ट नहीं होता। ह्यूमन बीइंग, कुछ लोग 800 1000 में एक आध कोई हो गया, वो निकल जाता है। वो जैसा वो नट बोल्ट छूट गया, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। उसका आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाता है, वो अपना बोलने के लिए जिंदा नहीं रहता है वो, कि भाई मेरे को पार्ट नहीं लगा है, मेरे को नुकसान हो गया। मोटरसाइकिल तो नहीं। तो ह्यूमन बीइंग, सो डॉक्टर जो, अगर हम ऐसे चलेंगे विलफुल इग्नोरेंस से, तो ये यही कह रहे हैं कि सब मॉडल्स ह्यूमन बीइंग्स का अभी इतने ज़्यादा, ये बहुत काफ़ी डेप्थ में किया है पूरा स्टैटिस्टिक्स का, हिस्ट्री कैसे यूज़ किया गया, क्या ये किया गया, कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे एप्लीकेशंस हुए, ये
पूरा, और इसके अभी लिमिटेशंस बता रहे हैं कि हमेशा आप स्टैटिस्टिक्स क्यों इस्तेमाल, शुरू में बहुत काम आते थे जब आपके पास डेटा लिमिटेड होते थे। जैसे अभी कोई स्टडी कर रहे हैं आपकी, अगर ये दवाई से नुकसान हो रहा, आपने कई सेंटर्स में कुछ पेशेंट्स ले लिए, उससे फिर आपने पूरा ये लगाया कि पूरा लार्ज सैंपल में हो रहा कि नहीं। पहले के लिए काम करते थे, पर आपके अगर मेथड्स गलत है तो आपका अर्ध सत्य, विलफुल जानबूझ के आपने गलत मेथड यूज किए, मैं पहले बता चुका हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा। तो और मिस मेजर कर रहे हैं आप अनसर्टेनिटी को, पहली बात है। दूसरी बात है कि आजकल जो बिग डेटा है, जब आपके पास पूरा डेटा है तो स्टैटिस्टिक्स का ये करने का नहीं है, सीधा डेटा देखने का है। बिग डेटा का आप एडवांटेज नहीं ले रहे हैं। आपके पास प्लेटफॉर्म है डिजिटल, इतने लोगों ने ये दवाई लिया, इतने ने नहीं लिया, उसमें डायरेक्ट गिनती करना है, जो कि हाई स्कूल का बच्चा कर सकता है इतने में, और दोनों को कंपेयर करना है कैसे कितने सरवाइव किए। ये क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आप सत्य के पीछे नहीं जाना चाहते हैं, आप अर्ध सत्य, द मिस मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। तो ये अभी अ, बात करना था इसके बारे में, और मैं इसको टाइम लगेगा फिर से मेरे को पढ़ने में, थोड़ा समझने में, और जैसे जैसे मेरे को समझ में आएगा। आज मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया है कि ये किताबें, दोनों किताबें काफ़ी डिटेल में लिखे हैं, कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हैं, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स दिए कि हाँ गलतियाँ हुई है, हमने भी थोड़ा आज देने की कोशिश की है। तो मेरे को आज यही मकसद था कि ये जो है अर्ध सत्य खाली पुलिस पॉलिटिक्स में नहीं हो रहा है। अर्धसत अनफॉर्चुनेटली, जो कि हम आखिरी ये समझते थे, सबसे पवित्र समझते थे, साइंस रिसर्च, अनफॉर्चुनेटली अर्धसत्य आ गया इसमें भी। पॉलिटिक्स में कॉमर्स के वजह से मेडिसिन रिसर्च में भी अर्धसत्य, पहले भी बता चुका हूँ, बड़े बड़े जर्नल्स में एडिटर्स ने लेख लिखा है कि ये एक एक्सटेंशन आर्म बन गया है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का, तो अर्धसत्य तो आएगा ही है। तो अर्धसत्य आ गया है, और इसमें मैं सभी साइंटिस्ट को नहीं ब्लेम करूंगा, नॉलेज कम रहता है, मेरे को भी पूरा एक प्रकार से 50 साल लग गए समझने में। और लोग इतना नहीं ये सब अल्टरनेटिव वाले पढ़ते हैं, अपना मेन स्ट्रीम पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स मेन स्ट्रीम में बहुत अच्छे मॉडल्स रहते हैं, बहुत अच्छे ये रहते हैं, और ये बहुत डिटेल लिखा है ये किताब। और इसमें कौन पढ़ता है, डॉक्टर के पास कहाँ टाइम है, साइंटिस्ट के पास ये सब पढ़ेगा तो उसको ग्रांट नहीं मिलेगा, हर चीज़ वो बोलेगा कि हमको तो अर्धसत्य लगता, अर्धसत्य लगता। उसको तो अर्धसत्य को बढ़ाना है, सत्य बोल के तभी उसको कैरियर में जाएगा वो। अगर आप अर्धसत्य पिक्चर देखेंगे, हम पूरी भी कुछ नहीं कर पाता है, जो कि हीरो रहता जिसका कि वो अल्कोहलिक हो जाता, ये हो जाता, उसको स्ट्रेस हो जाता, और आखिरी मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग पिक्चर देखेंगे आखिरी में क्या करता, वो तो सब डॉक्टर नहीं कर सकते हैं। हम तो यही आज हमको बताना था, धन्यवाद। और आपको अगर कुछ कंट्रीब्यूशन करना, यूएचओ को, यूएचओ हम कोशिश कर रहे हैं पूरा सत्य लाने के लिए, कोशिश कर रहे हैं, अर्ध सत्य को हम थोड़ा वो पूरा सत्य की है। तो आप इसीलिए हम तभी कर सकते हैं जब हम किसी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में नहीं है, किसी फार्मा के इन्फ्लुएंस में नहीं है, किसी पॉलिटिक्स के इन्फ्लुएंस में नहीं है। तो एक छोटा सा ये है, कोशिश है। और आप, मैं ये दे दूंगा, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कि इस लिंक में आप हमको थोड़ा बहुत जो भी आपका मर्ज हो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, या आप एक प्रकार से डोनेशन कर सकते हैं। धन्यवाद, इतना ही कहना था।